नमस्कार प्रिय बच्चों, आज हम इल्तुतमिश के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है। इल्तुतमिश इरबारी कबीले का तुर्क था। उसका पूरा नाम शमशुद्दीन बउद्दीन अबुल मुनव्वर अल्तमश था। उसका पिता इलम खां था और उसकी विलक्षण बुद्धि का विकास बाल्यकाल से ही आरंभ हो गया था, जिससे उसके अन्य भाइयों को उससे ईर्ष्या हुई और उन्होंने उसे घर से निकलवा दिया। कई हाथों में बिकता हुआ इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुंचा और वह एक योग्य और पराक्रमी दास था, जिसकी योग्यताओं से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन को लिखा था कि इल्तुतमिश के साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी दिन वह ख्याति प्राप्त करेगा। अपनी सेवाओं और स्वामी भक्ति से शीघ्र ही इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन का दिल जीत लिया। 1205 ईस्वी में उसने खोखरों का दमन करने में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, जिसे शीघ्र ही उसे दास्ता से मुक्ति मिल गई और उसका उत्कर्ष तीव्र गति से होने लगा। वह सरजानदार से अमीर शिकार पद पर नियुक्त किया गया। इसके उपरांत 1200 ईस्वी में उसे अमीर बनाकर ग्वालियर का किला सौंप दिया गया। शीघ्र ही वह बुलंदशहर का शासक नियुक्त हुआ। कुतुबुद्दीन उसकी सेवा और प्रतिभा से इतना प्रभावित हुआ कि उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर उसे बदायूं का सूबेदार नियुक्त कर दिया। आकस्मिक मृत्यु के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक अपने किसी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर सका। अतः लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बिठाया, किंतु दिल्ली के तुर्क सरदारों एवं नागरिकों के विरोध के फलस्वरूप कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश, जो उस समय बदायूं का सूबेदार था, को दिल्ली आमंत्रित कर राजगद्दी पर बिठाया गया। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर संघर्ष हुआ, जिसमें आराम शाह को बंदी बनाकर बाद में उसकी हत्या कर दी गई और इस तरह ऐबक के बाद इलबारी वंश का शासन आरंभ हुआ। जिस समय इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, उसका राज्य संकटग्रस्त था। उसके अधिकार में केवल दिल्ली, बदायूं तथा बनारस से लेकर शिवालिक पहाड़ियों तक का प्रदेश था। पंजाब के तुर्क उसके विरोधी थे। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के उपरांत मलिक नासिरुद्दीन कुबाचा ने उच्च पहुंचकर मुल्तान पर अधिकार कर लिया था और सिंध तथा देवल को भी अपने प्रभुत्व में कर लिया था। साम्राज्यवादी भावना से प्रेरित होने के कारण वह समुद्री तट के प्रदेशों पर भी अधिकार करने के लिए लालायित था। बंगाल और बिहार स्वतंत्र राज्य बन गए थे तथा लखनौती का सूबेदार अली मर्दान खां स्वतंत्र शासक बन गया था। यही दशा राजपूत राज्यों की भी थी। जालोर और रणथंभौर भी स्वतंत्र हो गए और अजमेर, ग्वालियर, दोआब के प्रदेशों ने भी तुर्की प्रभाव से मुक्ति पा ली थी। यल्दौज पुनः भारत को गिद्ध दृष्टि से देखने लगा था। स्पष्ट है कि इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो दिल्ली सल्तनत चारों ओर से समस्याओं से ग्रस्त था। इनके अतिरिक्त दिल्ली के कुछ अमीर भी इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठने से उससे रुष्ट थे और मंगोलों के भी भारत में उत्तर पश्चिम दिशा से आक्रमण आरंभ हो गए थे। किंतु इल्तुतमिश ने एक एक करके इन कठिनाइयों का बड़ी कुशलता से निवारण किया। सर्वप्रथम उसने उन अमीरों की ओर ध्यान दिया जो उसे सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे या उससे स्वतंत्र हो गए थे। सबसे पहले उसने कुतबी तथा मुइज्जी अमीरों को दबाया। कुतबी और मुइज्जी अमीर दिल्ली के निकट जूत के युद्ध में परास्त हुए। इस युद्ध में बहुत से अमीर मौत के घाट उतार दिए गए तथा बचे हुए अमीरों ने
इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। यल्दोज को कुतुबुद्दीन ने दबा अवश्य दिया था, किंतु वह गजनी का सुल्तान फिर भी बन गया था और वह पुनः दिल्ली को गजनी का ही भाग समझ रहा था। अतः इल्तुतमिश ने इस प्रतिद्वंदी को छुटकारा पाने के लिए बड़ी कूटनीति से काम लिया। 1215 ईस्वी में यल्दोज ख्वारिज्म के शाह से परास्त होकर पंजाब की ओर आया और वहां उसने कुबाचा के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया और दिल्ली पर अपना दावा प्रस्तुत करने लगा। ऐसे में इल्तुतमिश ने 1216 ईस्वी में तराइन के युद्ध में उसे परास्त कर बंदी बना लिया और बदायूं भेज दिया, जहां उसका वध करवा दिया। प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने लिखा है कि इस विजय ने ऐबक के उस कार्य को पूरा कर दिया और दिल्ली की इससे स्वतंत्रता निश्चित हो गई। यल्दोज की पराजय से इल्तुतमिश को दोहरा लाभ हुआ। प्रथम, उसकी संप्रभुता को चुनौती देने वाला शत्रु का नाश हो गया और दिल्ली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित हो गया। इल्तुतमिश ने अब कुबाचा की ओर ध्यान दिया। मंगोलों के निरंतर आक्रमण से कुबाचा की शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसके अधीन अब केवल मुल्तान और सिंध के प्रदेश ही रह गए थे। ऐसे में इल्तुतमिश ने उसकी निर्बलता का लाभ उठाकर सर्वप्रथम कुबाचा के समर्थक खलजी तथा ख्वारिज्म के शाह को अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद 1228 ईस्वी में उसने दो सेनाएं भेजी, एक लाहौर से मुल्तान पर और दूसरी दिल्ली से उच्च पर, जिसके परिणाम स्वरूप कुबाचा घबराकर भाग गया और सिंध के निचले भाग में स्थित भक्कर के किले में उसने शरण ली। तारीख़ मुबारक शाही के अनुसार सुल्तान के सैनिकों ने उस किले पर भयंकर आक्रमण किया, जिससे निराश होकर कुबाचा सिंधु नदी में कूद पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। इस सफलता के उपरांत मुल्तान और उच्च के प्रदेश दिल्ली राज्य में मिला लिए गए। देवल के शासक ने भी प्रभावित होकर सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। इन विजयों से साम्राज्य विस्तार के साथ इल्तुतमिश को धन भी प्राप्त हुआ। इन सब समस्याओं के बीच इल्तुतमिश को अपनी सबसे विकट समस्या चंगेज खां का भी सामना करना पड़ा। 1221 ईस्वी में मंगोल जाति का नेता चंगेज खां ख्वारिज्म के शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगबर्नी का पीछा करते हुए भारत आ पहुंचा। मंगबर्नी ने सिंध सागर के दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया और खोखर सामंत से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। खोखर सामंत की सहायता से मंगबर्नी ने कुबाचा को भी मार भगाया था, किंतु चंगेज खां के भय से वह भी भयभीत था। चंगेज खां के आक्रमण से भयभीत मंगबर्नी ने इल्तुतमिश से सहायता याचना की और दरबार में इस हेतु एक दूत भी भेजा। दूत ने जब सुल्तान के समक्ष यह व्यक्त किया कि उसका स्वामी दिल्ली में शरण हेतु आना चाहता है, तो इसके प्रत्युत्तर में इल्तुतमिश ने उस दूत का वध करवा दिया और शाह को कहला भेजा कि दिल्ली की गर्म जलवायु उसके अनुकूल नहीं है। इस पर जलालुद्दीन मंगबर्नी भारत छोड़कर फारस की ओर भाग गया और उसके चले जाने पर मंगोल भी भारत छोड़कर शीघ्र ही पश्चिम की ओर चले गए। इस प्रकार नवस्थापित दिल्ली सल्तनत पर आई एक भीषण आपत्ति टल गई। इतिहासकार इल्तुतमिश के इस कदम की व्याख्या अलग अलग प्रकार से करते हैं। कुछ ये मानते हैं कि मंगबर्नी के दूत का वध करवाना सुल्तान के लिए न्यायोचित नहीं था, किंतु अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि नवस्थापित दिल्ली सल्तनत के लिए इल्तुतमिश की अपनाई नीति कूटनीतिक दृष्टि से बिल्कुल उचित थी। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव लिखते हैं, यदि इल्तुतमिश ने इससे भिन्न नीति अपनाई होती तो दिल्ली सल्तनत आरंभ में ही नष्ट हो गई होती। अन्य समस्याओं से मुक्त होकर
इल्तुतमिश ने विद्रोही स्थानीय राजाओं का दमन आरंभ किया। 1226 ईस्वी में उसने रणथंबोर, 1227 ईस्वी में मंडोर तथा 1228 ईस्वी में उसने जालोर के चौहान नरेश उदय सिंह को पराजित करके उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया। 1232 ईस्वी में ग्वालियर के राजा मलय वर्मन तथा कालिंजर नरेश त्रिलोक्य वर्मन को इल्तुतमिश ने पराजित किया। इस प्रकार अनेक हिंदू राजाओं को अपने अधीन कर उनके विरोध को समाप्त कर दिया। 1234-35 ईस्वी में उसने मालवा पर आक्रमण किया और भिलसा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद इल्तुतमिश उज्जैन गया और वहाँ महादेव काल के मंदिर को नष्ट कर उस मंदिर को लूटकर उसे बहुत सा धन भी मिला। इल्तुतमिश ने बंगाल और बिहार पर भी अधिकार कर उन्हें दो अलग अलग सूबे बना दिए। इल्तुतमिश ने बदायूं, कन्नौज, बनारस और अवध पर भी आक्रमण कर इन्हें अपने अधीन कर लिया। 18 फरवरी 1229 ईस्वी में खलीफा अल मुल्तनसिर बिल्लाह ने इल्तुतमिश को एक दूत भेजकर सुल्तान पद की मान्यता दी और उसे वैधानिक शासक स्वीकार कर लिया, जिससे इल्तुतमिश की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। तुर्की सरदार अब उसके विरोधी नहीं रहे। मान्यता प्रदान करने के अलावा खलीफा ने सुल्तान के लिए शाही वस्त्र भी भेजे और उसे खलीफा का सहायक पदवी से विभूषित किया। इससे इस्लामिक दुनिया में इल्तुतमिश का सम्मान बढ़ा और उसने निसंकोच होकर मुद्राओं पर अपना नाम अंकित करवाया और अपने नाम का खुतबा पढ़ा। टॉमस का कहना है कि उसके सिक्कों के साथ दिल्ली के पठानों के चांदी के सिक्कों का यथार्थ रूप में प्रचलन आरंभ हुआ। बच्चों, आज के व्याख्यान में इतना ही। इल्तुतमिश के विषय में बाकी जानकारी हम अगले व्याख्यान में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।